कलिंग युद्ध। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देखा था कि ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध होने के कारण क्या है और कलिंग युद्ध का परिणाम क्या होता है। ये बेसिक सी चीज हमको, तीन चार चीज हमको देखना है कलिंग युद्ध के संबंध में। क्या क्या देखना है? कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ। और 261 क्या है? अशोक के कहता है कि अपनी गद्दी के बैठने के 8 वर्षों के उपरांत या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। इस कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। फिर ये जो कलिंग युद्ध है ये 261 ईसा पूर्व हुआ था और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अब सवाल यही है कि इस कलिंग युद्ध का कारण क्या था और इस कलिंग युद्ध का परिणाम क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कारण और फिर देखते हैं परिणाम। कलिंग युद्ध का कारण देखो, कारण तो सिंपल है भाई, युद्ध, राजा है तो राजा युद्ध क्यों लड़ेगा? कुछ आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा युद्ध लड़ेगा। भाई उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना है, पड़ोसी राज्य में उसको पैसा दिख रहा है, पड़ोसी राज्य से उसको कोई समस्या हो सकती है। कलिंग, उड़ीसा वाले क्षेत्र को कलिंग कह रहे हैं, तो मगध देखो, बिहार और उड़ीसा दोनों लगे हुए स्टेट हैं, तो दोनों में स्वाभाविक सी बात क्या है, सीमाएं मिल रही हैं, तो आए दिन विवाद होते रहता है। कलिंग राजा जब खारवेल था तब उसने मगध पे आक्रमण किया था, फिर जब महापद्मानंद था तो उसने भी कलिंग को जीत लिया था। तो समय समय पर क्या है, दोनों में टकराव होते रहा है। तो यहां पर कलिंग युद्ध का हमको कारण बताएंगे, तो सबसे पहला कारण बताएंगे हम इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या बताएंगे कि देखो जो कलिंग था वो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न था। अब संपन्न कैसे था? कलिंग की संपन्नता दिखाई देती है, कलिंग के पास लोहे की खदानें थी, लोहे की खदानें। और देखो ये अभी लोहा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे लोहे पे ही नगरीकरण चल रहा है, तो लोहे की खदानें जिसके पास होंगे उसके पास तो वो संपन्नता होगी ही, तो इसके पास लोहे की खदानें थी। दूसरा, प्राकृतिक, उड़ीसा कलिंग वाला क्षेत्र जंगल थे, जंगल में हाथी मिलते हैं और युद्धों में हाथियों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। युद्धों में हथियार की भूमिका भी है और हाथियों की भूमिका भी है। तीसरी बात क्या है कि उड़ीसा कलिंग के पास बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह थे, प्राकृतिक बंदरगाह, व्यापार होगा। और चौथी बात क्या है कि कलिंग से होकर व्यापारिक मार्ग जाता था, व्यापारिक मार्ग। आपको यदि साउथ में जाना है, दक्षिण का जो व्यापारिक मार्ग है वो कलिंग से होकर ही जाता था। तो देखो ये सब आर्थिक कारक हैं जो अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं या आक्रमण करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि यदि जब तक कलिंग उसके पास नहीं होगा तब तक इसको क्या है, समस्या जाएगी। समस्या क्या जाएगी कि भाई उसको लोहे की कमी होगी, उसको हमेशा, उसको दक्षिण में यदि कंट्रोल करना, देखो दक्षिण तक चंद्रगुप्त मौर्य के पास कर्नाटक तक था। अब तुम खुद सोचो, मगध का शासक है, उस पर नीचे कर्नाटक तक का क्षेत्र उसके पास है, लेकिन अब कर्नाटक तक पहुंचना है उसको, दक्षिण के राज्यों पे कंट्रोल रखना है, लेकिन बीच में कलिंग जैसा बड़ा राज्य आ रहा है, तो उसकी मजबूरी है कि कलिंग को जीते, क्योंकि कलिंग को नहीं जीतेगा तो आज निकल दक्षिण उसके हाथ से, दक्षिण के राज्य उसके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि दक्षिण में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कलिंग जैसा मजबूत राज्य उसके हाथ में चाहिए। तो इन सब कारणों से क्या है, उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये देखो, ये कलिंग आक्रमण के क्या हम आर्थिक कारण बता रहे हैं। आर्थिक कारक में सब चीज लिख सकते हो, प्राकृतिक जंगल है, लकड़ी है, हाथी है, लोहे की खदानें हैं, प्राकृतिक बंदरगाह है, व्यापारिक मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, सब कलिंग के पास है। तो इसलिए कलिंग को उसको जीतना ही पड़ेगा। दूसरा कारक बताया गया है सामरिक कारक। सामरिक
कारण। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक कारण, उसकी स्ट्रेटेजिक, उसकी अपनी जरूरतों, उसकी अपनी सुरक्षात्मक जरूरतों के लिए उसको जीतना आवश्यक था। तो ये देखो, इसको पहले जब नंद वंश चल रहा था मगध पर, महापद्मानंद था, महापद्मानंद, तब इसने कलिंग की विजय की थी। और फिर जब कलिंग में खारवेल राजा बनता है तो उसने मगध पर आक्रमण किया। समझ रहे, मतलब दुश्मन पुरानी है। तो अब इसके लिए जरूरी था कि अपने आप की बाउंड्री को सुरक्षित करने के लिए कलिंग जैसे बड़े शासक को हराए। जब तक वो कलिंग को नहीं हरा देगा तब तक हमेशा वो कलिंग से खतरा महसूस करेगा। तो ये कुछ सामरिक कारण थे जिन कारणों से उसने कलिंग पर आक्रमण किया। फिर बता सकते हैं साम्राज्यवादी कारण। एक कारण क्या बता सकते हैं? तीसरा कारण साम्राज्यवादी कारण। साम्राज्यवादी कारण, साम्राज्यवादी कारण में क्या बताएंगे कि देखो, मगध में हर्यक वंश बिंबिसार जब से बैठा है तब से कोई, हर मगध का शासक क्या है, मगध का विस्तार ही कर रहा है। कुछ हर्यक वंश में बिंबिसार ने जीता, कुछ अजातशत्रु ने, कुछ उदयन ने, लगातार वो बढ़ते ही जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार तक लगातार विस्तार कर रहा है। तो अब अशोक की भी मजबूरी थी ना कि अशोक को कुछ तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी देख रहा है कि हमारे जितने पिछले शासक मगध पर बैठे हैं सब लगातार साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब अशोक के पास जीतने के लिए कलिंग के अलावा कोई क्षेत्र नहीं था। इधर काबुल कंधार तक तो वो जीत सका था, या तो वो ईरान पे आक्रमण करे या फिर अपने बाजू में कलिंग। तो कलिंग की साम्राज्यवादी जरूरतें भी थी, क्योंकि कलिंग उससे एकदम लगा हुआ स्टेट था। तो आप बताओगे क्या है? मगध पर बिंबिसार से लेकर चंद्रगुप्त सबने मगध का विस्तार ही किया है। तो अशोक भी उसी परंपरा को आगे जारी रखकर और मगध का विस्तार कर रहा है। ठीक है ना? तो ये उसका साम्राज्यवादी कारण है। तो देखो, ये अशोक के कलिंग आक्रमण के कुछ कारण बताए हैं। अब ये तो कारण हो गए। कारण के बाद इस युद्ध का परिणाम, कारण के बाद इस कलिंग युद्ध का परिणाम। देखो, परिणाम तो बहुत व्यापक हुए। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो मतलब कह सकते हैं बड़े पैमाने पर मानव की हानि हुई, बड़े पैमाने पर। फिर इसी युद्ध में जब 1 लाख लोग मारे जा रहे हैं, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो देखो, आर्थिक नुकसान अलग अलग हुआ है, संपत्ति का नुकसान अलग हुआ। दोनों नुकसान, संपत्ति भी गई, पैसा भी गया, और मानव संसाधन। जब 1 लाख लोग मारे गए तो स्वाभाविक बात है अशोक के भी बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक मारे गए होंगे। तो मानव संसाधन की बड़े पैमाने पर हानि हुई और आर्थिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर हानि हुई। इन सबको देख के इस कलिंग युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, वो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया और अब वो धम्म नीति को अपनाएगा। मतलब इस कलिंग युद्ध का यदि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देखा जाए तो ये कहेगा कि तलवार के दम पर विस्तार की नीति, तलवार के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति, इसको समाप्त कर दिया गया कि अब मगध तलवार के दम पर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा। तो फिर किसके दम पर करेगा? अब वो कह रहा है कि हम शांति के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करेंगे, और जिसको अपन भेरी घोष कहते हैं, भेरी घोष, भेरी घोष मतलब युद्ध नीति, इसको त्याग कर क्या बोला? अब हमारी नीति होगी धम्म घोष की। और ये कलिंग युद्ध
के बाद अशोक अपनी पूरी नीति को बदल देता है और एक नई नीति लेके आता है जिसको कहते हैं हम धम्म नीति। ये अशोक के कलिंग युद्ध का सबसे व्यापक परिणाम है कि अब राजा क्या कह रहा है कि कोई युद्ध नहीं होगा, अब हमको यदि अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो शांति के माध्यम से करेंगे। भेरी घोष की जगह हमारी नीति क्या होगी, धम्म घोष। युद्ध में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बना दिए जाते हैं, मानव जाति का बहुत बड़े पैमाने पर हानि होती है, आर्थिक हानि होती, प्राकृतिक सब कुछ। तो युद्ध की नीति गलत है, हमको युद्ध की नीति को त्यागना होगा। और अब एक नई नीति लेके आते हैं जिसको क्या कहते हैं, धम्म नीति। और इसके बाद फिर देखो हमने अशोक के अभिलेखों को पहले पढ़ा है। अशोक ने अपने अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या करी है। और अशोक अपने अभिलेख में क्या लिख रहा है, पूरे अभिलेखों में 14 लाइनें पढ़ी अपन ने अशोक के अभिलेखों की। और वो अशोक यही बता रहा है कि भाई हमको युद्ध नहीं करना है, शांति से रहना है, धार्मिक लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, अहिंसा की नीति का पालन करना है, आदमी तो छोड़ो जानवरों को भी नहीं मारना है। ऐसी बहुत सारी बातें अपने क्या है अभिलेखों में उसने उल्लेखित किया है। तो हमको अब यही समझना है कि अशोक का धम्म क्या है या अशोक की धम्म नीति क्या है। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म